तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो अभी प्रेजेंट हुआ है 2 दिन पहले, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इस इकोनॉमिक सर्विस में इस इकोनॉमिक सर्वे में जो जो हाइलाइट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम इस पूरे सर्वे में कवर करेंगे। तो इस इकोनॉमिक सर्वे का हेडिंग है पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर्स इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो जैसे कि हमारे देश में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पीछे करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए हमने अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे अच्छा किया है, हमने देश के फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे अच्छा किया है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम देखेंगे कि ऑल दो ग्लोबल चैलेंज बहुत था कि जियो पॉलिटिक्स कन्फ्लिक्ट हो रहा था, एनर्जी के सेक्टर में वेपनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी, ठीक है। इन सब के बावजूद भी हमारा जो सोवरेन यील्ड था वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ता रहा। अगर जो आप देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी अभी हमारा 357.1 करोड़ है, क्लियर। तो 357.1 करोड़ जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, ये शो कर रहा है कि हम किस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं। और रियल जीडीपी देखेंगे तो 6.8 to 7.2% हम लोग ग्रो कर रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी अगर जो 2016 में देखेंगे तो यहाँ पे था, अब ये देखो एक स्लांट इंक्रीज दिखा है, तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ कर रही है। अब ग्रोथ के इंजन्स क्या क्या हमने सप्लाई साइड के में रिफॉर्म करे हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने इस पूरे रिफॉर्म को स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो कैपिटल एक्युमुलेशन की बात करेंगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल हो गया, बहुत सारे रिफॉर्म करा। तो हमने हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो राइज हुआ है कितने परसेंट तक, 30% तक। 30% हमारे जीडीपी का जो है इन्वेस्टमेंट राइज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, क्लियर। एंड हमने लेबर इनपुट में क्या क्या रिफॉर्म करा है, तो हमने फॉर्मलाइज लेबर कोड जितने भी थे उनको फॉर्मलाइज कर लिया, ठीक है। स्किलिंग के ऊपर काम किया है, जिसके कारण हमारा प्राइवेट कंजप्शन 60.2% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज हो गया है, क्लियर। हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन हो, इन सब से हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये तीन जो थे वो हमारे बहुत ही मेन इंजन ऑफ ग्रोथ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि दिस इज कॉल्ड एज अ रिफॉर्म एक्सप्रेस, क्लियर। एंड रिफॉर्म एक्सप्रेस के कारण हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो अप्रोक्स 7% तक पहुंच गई है। 6.8 to 7% तक हमारी अप्रोक्स जीडीपी रेट जो है वो पहुंच गई है, ठीक है। अब फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर देखेंगे तो अल्टीमेटली फिस्कल कंसोलिडेशन में देखेंगे तो हमारा जो डेफिसिट है वो डेफिसिट 2021 में देखेंगे तो डेफिसिट 9.2 था। अब देखो स्लांट डिक्रीज हुआ है, नाउ इट हैज केम एट टू द 4.4%। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। ये जो रेड लाइन है बेटा ये पहले 5.7 था और ये 0.8 है। ये क्या है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट और प्राइवेट डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट तो ये है कि पूरे साल में हमें कितना घाटा हुआ, उसके अंदर करंट अकाउंट का भी हो जाता है, कैपिटल अकाउंट का भी होता है, जो लोन ले रखा है वो सब मिला के कि हमारे पास कितना रेवेन्यू आया और हमने कितना खर्चा किया, इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट को, मतलब इस साल का घाटा एग्जैक्ट निकालने के लिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। कैसे माइनस होता है, तो फिस्कल डेफिसिट जो आया है हमारा, उसमें से जो पिछले साल में हमने कभी लोन ले रखा है उसका हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस साल, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है रियल इंडिकेटर होता है कि हम कितना घाटे में है। तो अल्टीमेटली 0.8% जो है जीडीपी का हमारा क्या है, 0.8% हमारे जीडीपी का वी आर इन लॉस। बट अल्टीमेटली टोटल ये जो गैप है, ये गैप किससे कवर हो रहा है, इट मींस हमने लोन दे रखा है तो लोन की रिकवरी वगैरह करने में हमारा जा रहा है। अब डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 59% बढ़ गया, ठीक है। और ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया, वो 52% से लेकर 59% तक क्या हुआ, स्लाइट हमारा इंक्रीज हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 4%। पहले 2.4 और 2.7% था, नाउ इट हैज इंक्रीज टू द 4%, क्लियर बेटा। अब जीएसटी की देखेंगे तो जीएसटी हमारा एक बहुत ही अच्छा सक्सेस है, क्योंकि सबसे पहले तो ये टैक्स का सिंप्लीफिकेशन करता है, क्लियर। पूरे टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब जीएसटी कलेक्शन देखोगे तो 2023 से 2025 तक कंटिन्यूअसली ये क्या हुआ है, ये 2023 से 2005 तक कंटिन्यूअसली ये राइज हुआ है। तो अप्रैल से दिसंबर तक 2026 में कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 16 लाख करोड़ का जो हम लोग जीएसटी कलेक्शन करेंगे। 115 करोड़ हम लोगों ने ई वे बिल को जनरेट करा। ये भी क्या करा है कि हमारा इंटरनल ट्रेड जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, रोबस्ट, बहुत तेजी से इंटरनल ट्रेड चल रहा है, जिसके कारण अपने इतने ई वे बिल जो है जनरेट कर लिया है, क्लियर। हमने जो पूरे जीएसटी को कि जो पहले बहुत अलग अलग रेट्स थे उसको 2 रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, एक 18% वाला रेट्स, एक 5% वाला स्लैब, जिसके कारण जीएसटी जो था वो और सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने का बेनिफिट ये हुआ कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो इंप्रूव होने लगा है, क्लियर बेटा। अब बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ देखें तो हर चीज़ में ही इंप्रूवमेंट है। बैंकिंग सेक्टर में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे एनपीए को, तो एनपीए जो देखो पहले 2018 में इट वाज अराउंड 11.2%, बट अब देखें कितना स्लांट डिक्रीज हुआ है और ये कितने परसेंट पर आ गया, 2.2% पर। तो एनपीए हमारा 2.2%। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इट मीन्स बैंक जो है टाइम टू टाइम पे लोन देती है, कई लोग लोन को वापस कर देते हैं और कई लोन को वापस नहीं करते हैं। तो जो लोग लोन को वापस नहीं करते उसको बोलते हैं
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि वो बैंक के लिए किसी काम का नहीं है, कोई ऐसे वो जो एसेट जो बैंक का था लोन वो उस एसेट से कोई इनकम नहीं आ रहा, तो इट मीन्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो पहले बहुत ज़्यादा था, अब देखो 2.2% पे हमारा जो है अल्टीमेटली क्या एनपीए ग्रॉस एनपीए जो है हमारा आ गया है। क्लियर बेटा? तो ये जो अगर जो बैंक का एनपीए, बैंक में लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे और कम इनका घाटा होगा, इट मीन्स जो लोन के डिफॉल्टर्स होंगे वो कम होंगे, तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगी। क्लियर? अब इन्फ्लेशन के ट्रेंड में देखेंगे तो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है बेटा? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो करंट वैल्यू चल रही है, मीन सपोज करो इसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट को भी यूज करते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जस्ट लाइक फूड, फिर आता है हमारा फ्यूल। तो फूड और फ्यूल दोनों को इंक्लूड, क्यों हम वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं? क्योंकि इनका प्राइस हमेशा बढ़ता घटता रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे, फूड और फ्यूल को भी प्राइस को इंक्लूड करते हैं। बट जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन में ना ही फूड इंक्लूड होता है ना ही फ्यूल इंक्लूड होता है। तो हम देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है हमारा। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कितने पे है? 1.3% पे। कोर इन्फ्लेशन कितने पे है? 4.62% पे। क्लियर? तो ये जो है इन्फ्लेशन में भी जो कमी आई है, ये भी हमारी कंट्री इकोनॉमी के लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम फाइनेंशियल डीपनिंग की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कैसे हमारा डोमेस्टिक कैपिटल जो है राइज हो रहा है। इट मींस कैसे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिससे हमारे देश का के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इंक्रीज हो जाए। फिर आईपीओ में देखेंगे तो इस साल 320 आईपीओ है। आईपीओ क्या होता है बेटा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल आईपीओ कंपनी टाइम टू टाइम पे अपने शेयर्स को एलोकेट करती है। तो जब फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर को शेयर बाजार में बेचती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ इस साल कितने आईपीओ 320 आईपीओ आए हैं, जिसके कारण 218.3 हजार करोड़ का जो है रिसोर्स जो है हमारे पास आया है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो कितना इंश्योरेंस कलेक्ट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में? तो टोटल 11.9 लाख करोड़ का इंश्योरेंस जो है कलेक्ट हुआ है। पेंशन की बात करें तो पेंशन 641.3 लाख करोड़ जो है वो पेंशन हो गया है। क्लियर? 641.3 लाख करोड़ एनपीएस सब्सक्राइबर हो गए। इतने लोगों ने एनपीएस क्या होता है बेटा? न्यू पेंशन सर्विस। पहले ओल्ड पेंशन सर्विस था, उसको हटा के न्यू पेंशन सर्विस लाया गया। तो 641.3 करोड़ लोग जो है वो एनपीएस सब्सक्राइबर बन चुके हैं। और टोटल मनी के वैल्यू में कैलकुलेट करें तो 13,398.7 करोड़ जो है प्रॉपर हमारा पेंशन का कलेक्शन जो आया है। ठीक है, अब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करेंगे तो एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो प्रॉपर है कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था। अनसर्टेनिटी होने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करते हुए, इंडिया जो था वो डाइवर्सिफिकेशन को काउंटर करते हुए अपने ट्रेड को बहुत अच्छे स्तर पर लेके गया है। हम लोग सर्विस सरप्लस है। सर्विस सरप्लस हमें पता है ट्रेड दो तरीके से होता है, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज। तो सर्विस के मामले में हम सरप्लस चलते हैं और हमारा सर्विस कितने का है? $152.2 बिलियन का हमारा जो है सरप्लस सर्विस जो है वो होता है। अब ये जो मैप है बेटा, ये मैप शो कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। तो इंडिया का किस किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इधर चल रहा है या कंक्लूड हो गया है, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर मैप जो है शो कर रहा है। ब्लू बॉक्स इज नेगोशिएटर, ग्रीन बॉक्स जहां पे कंक्लूड हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जब हम ब्लू बॉक्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे तो कंक्लूड किसके साथ हुआ है? यूएई के साथ, सेपा के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ईसीटीए इंडिया, ईएफटीए, ये सब क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट पास हो चुका है। बट वही जब हम नेगोशिएट किसके साथ करें? यूनाइटेड किंगडम के साथ नेगोशिएट करें, यूरोपियन यूनियन के साथ। और अभी पीछे 2-3 दिन पहले आया है कि हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अल्टीमेटली साइन कर लिया है। क्लियर? अब ये एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है हमारे लिए। इंडिया द फर्स्ट ग्लोबल हब फॉर द डिजिटल इन्वेस्टमेंट। दुनिया के जितने भी कंट्रीज है ना, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ये पूरा चार्ट को कंपेयर करोगे, चाइना देखो, यूके देखो, यूएसए देखो, तो इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है $114 बिलियन। क्लियर? 114 करोड़। ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ग्रीन फील्ड, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। क्लियर? अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? ग्रीन फील्ड बिल्कुल ही नया और ब्राउन फील्ड जो पहले से कोई कंपनी बना हुआ है उसके अंदर और पैसे को डाला इज नोन एज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और ग्रीन फील्ड शुरू से उस कंपनी को बनाना इज नोन एज ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा बिल्कुल राइज हुआ है। इट मीन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है इट मीन्स हमारे देश में इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। और ये डाटा कब का है बेटा? 2020 से 2024 के बीच का डाटा है। और इंडिया जो है प्राइमरी डेस्टिनेशन है किस चीज के लिए? डाटा सेंटर्स के लिए, डिजिटल सर्विस के लिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब के लिए क्या है हमारी जो इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? अब बैलेंस शीट की बात करें तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है कितना है? 701.4 बिलियन करोड़, 401.4 बिलियन डॉलर। ये पहले के मुकाबले 15 के मुकाबले अगले 10 साल में हमने देखो अराउंड 2-2.5 गुना जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है। इंपोर्ट कवर पहले जब हमारा $341 बिलियन था फॉरेन एक्सचेंज, तो हम बस 8.9 महीने का ही
इंपोर्ट कर सकते थे अगर जो हमारा ट्रेड बंद हो जाए तो हमारे पास इतना ही पैसा था, बट अब हम कितने महीने का कर सकते हैं 11.1 मंथ। इट मीन्स हम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। हमारा एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है 19.2%। ये भी जो है बहुत हम लोग अच्छी कंडीशन में। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है बेटा 0.8%। क्लियर। तो अल्टीमेटली हम लोग अभी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब इंक्लूजन की बात करें, कैसे फंड करके अलग अलग स्कीम्स के द्वारा गवर्नमेंट जो है बाकी सारी पॉलिसीज को और सभी लोगों को इंक्लूड करी है, तो उसमें जब हम देखेंगे तो एक स्कीम है जिसको बोलते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। अभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम निकाला गया था कि उनको 10,000 का कोलेटरल रोल में विदाउट कोलेटरल फ्री रोल मिलेगा। तो इसमें देखा गया कि बिजनेस की इनकम में 20% का इंक्रीज हुआ है। इसकी जो स्वनिधि स्कीम के जो बेनिफिशरीज है उसमें 33% बेनिफिशरीज कौन है, महिलाएं हैं। 39% हाउसेज जो है अपग्रेड किए। मुद्रा में देखेंगे तो 36.1 लाख करोड़ का जो है लोन दे दिया गया है और टोटल कितने लोन अकाउंट है 55.45 करोड़ का जो है लोन अकाउंट है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। दिस इज वे फॉरवर्ड कि हाउ ट्रांजेक्शनल कैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा बेटर तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें बेटा? सबसे पहली चीज़ तो माइक्रो स्टेबिलिटी। माइक्रो स्टेबिलिटी क्या है कि जितने भी फॉरेन रेगुलेटर हैं उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना इज अ गुड थिंग, एंड सबने ये बताया है कि हमारा जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो हमारा अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड होने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर जो हमारी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, इट मीन्स लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके लिए? हम फॉरेन रिजर्व को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डिजिटाइज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने आप को सेमीकंडक्टर के लिए इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड से हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम लोग क्या बन सके, एक सुपर पावर बनने की ओर हम लोग बढ़ सके। तो ये था क्वाइट शॉर्ट समरी ऑफ आवर इकोनॉमिक सर्वे। आप इस पीडीएफ से देखेंगे तो प्रॉपर हर चीज़ कवर हो चुका है। ऑल्दो गवर्नमेंट का जो शॉर्ट समरी था वो बहुत ही बड़ा था, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी है एंड अल्टीमेटली हर चीज़ को इक्वली हमने कवर कर दिया है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे 1 तारीख को बजट के साथ कि बजट में क्या क्या अनाउंस हुआ है उस चीज़ को हम देखेंगे। थैंक यू।